बस कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की अपनी रेसिपी के ज़रिए मैं अपने भारत के तिरंगे को दर्शाने वाली हूं। लेकिन रेसिपी से कई ऊपर एक सवाल है और मैं चाहती हूं कि आप उसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो जवाब ये बताएगा कि आप अपने भारत के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी और मेरी सोच मिलती है उस बारे में कि नहीं। जब मैं ये रेसिपी डिसाइड कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मैं कोई हिंदुस्तानी रेसिपी डालूं या कोई फिरंगी रेसिपी डालूं। कायदे से तो हिंदुस्तानी ही डालनी चाहिए क्योंकि हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि एक वक्त था जब इंडिया को दूसरे देशों को ये बताने की ज़रूरत थी कि हम कैसे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा खाना क्या है और हमारे संस्कार क्या हैं। लेकिन अब जो है भारत का रुख बदल चुका है और अब दूसरे देशों के लोग हमारे बारे में पहले से जानते हैं और भी जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा खाना इतना बाकी देशों में फेमस होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस वक्त ये मैटर नहीं करता कि मैं अपनी रेसिपी फिरंगी चूज़ करूं या हिंदुस्तानी चूज़ करूं। मैटर ये करता है कि मैं अपने वीडियो में अपनी रेसिपी के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए और अपने हाव भाव के ज़रिए अपने इंडिया को कैसे दूसरे लोगों के सामने और दूसरे देशों के सामने पेश कर रही हूँ, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सब सोचने के बाद मुझे ये लगा कि मैं रेसिपी चाहे कुछ भी चूज़ करूं, लेकिन उस रेसिपी में मेरा मकसद ये है कि मैं अपने भारत के तिरंगे के एक एक रंग को दर्शाऊं और वही मैं आज करने वाली हूं। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने इटली की खास डिश पास्ता, वो भी ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के सामने ला रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि रेसिपी चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो भारत की हो या किसी और देश की हो, उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना और उसकी इज़्ज़त रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मेरे चैनल का पर्पस भी यही है। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप उस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने आपसे पूछा था, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान करके और बाकी लोगों को भी पढ़ करके कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेड सॉस तैयार करते हैं, क्योंकि रेड सॉस हमारे तिरंगे के पहले रंग यानी कि केसरिया रंग को दर्शाता है। और आपने देशभक्ति के गानों में इस रंग के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि ये रंग जो है साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऑथेंटिक पास्ता के लिए हमारे पास 5 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो है अच्छी क्वालिटी का पास्ता, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बटर, गार्लिक और शेडार चीज़, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो और आजकल मार्केट में बहुत आराम से ये मिल जाता है। इन चारों चीज़ों के अलावा हमारे पास रेड सॉस के लिए एकदम पके हुए जूसी लाल टमाटर होने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक मैं प्याज ले रही हूँ जिसको कि मैं बारीक कट कर रही हूँ। बटर और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा गार्लिक डाल करके हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पर मैं 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। ये आपके पास्ता में जो है एक थोड़ा सा फ्लेवर लाएगी तीखेपन का, क्योंकि हम और कोई मसाले बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करने वाले हैं। और अगर तो आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप इसका कम इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा जो मिर्च है आप गार्निशिंग के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं। और इन मिर्चों को मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसको हमें एकदम काला नहीं करना है, जैसा कि हम अपनी दालों में या सब्जियों के तड़कों में करते हैं। मिर्चें काली होने से पास्ता में जो है इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर और चीनी डाल रही हूँ। और चीनी का डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पर टमाटर बहुत खट्टे होते हैं और खट्टी सॉस पास्ता के अंदर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। और साथ ही में थोड़ी सी मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच के करीब, कलर को इन्हेंस करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टमाटर की क्वालिटी है, इटली में मिलने वाले टमाटरों की क्वालिटी से बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करती है, इसीलिए इन 2 चीज़ों का डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या आप इटली से होकर आए हो कि जो आपको इतना कुछ पता है टमाटरों के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इटालियन खाने के ऊपर बहुत रिसर्च करी हुई है, इसीलिए मुझे इन सब बातों का पता है, इससे ज़्यादा और कोई वजह नहीं है, ठीक है?
अब हम इन टमाटरों की भुनाई ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने खानों में करते हैं। हम कोई भी गैस तेज़ नहीं करेंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से टमाटर का जो कलर है, जो सॉस का कलर है, वो हल्का लाल हो सकता है। तो इसको अब हम एकदम स्लो फ्लेम पर आराम से पकने देंगे, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर एकदम भुन गए हैं। अब इसके अंदर से वो सूखी लाल मिर्ची मैं निकाल लूँगी। 1 या 2 सिर्फ़ मैं रहने दे रही हूँ, थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए, ठीक है? बाकी मैं निकाल कर के साइड कर लूँगी गार्निशिंग के लिए। इसको ठंडा होने के बाद हम लोग इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने नमक, थोड़ी-सी चीनी और थोड़ी-सी टोमेटो प्यूरी के अलावा कोई भी इसके अंदर मसाला नहीं डाला है। ना कोई रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, ना इटालियन ड्रेसिंग, क्योंकि हमको जो है इसका ओरिजिनल जो फ्लेवर है ना बटर का, पार्मेज़ान चीज़ और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का, उसको मेंटेन करना है। वो दूसरे मसाले डाल कर के उस फ्लेवर को ख़त्म नहीं करना है हमने, ठीक है? हमारी दूसरी सॉस है वाइट सॉस, क्योंकि हमारे तिरंगे का दूसरा रंग है सफ़ेद, ठीक है? जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। अब हम वो बनाते हैं। वाइट सॉस के लिए हम लोग हमेशा सेम क्वांटिटी का बटर और सेम क्वांटिटी का मैदा लेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बटर लिया है और 50 ग्राम मैदा लिया है। थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाला है ताकि बटर जले ना, थोड़ा-सा बिल्कुल। अब हम बटर को और मैदे को एकदम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको विस्क कर रही हूँ तो ये अभी थोड़ा-सा थिक है, लेकिन जैसे-जैसे ये मैदा पकने लगेगा, इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे और थोड़ी-सी अलग-सी महक आने लगेगी, तब आप समझिएगा कि आपका जो मैदा है पक गया है, ठीक है? और इसको आपको एकदम स्लो फ्लेम पर करना है, गैस आपको तेज़ नहीं करनी है इसके अंदर। मैदा पकने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी और यहाँ पर मैं 900 ml फुल क्रीम मिल्क इसके अंदर डालूँगी। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि मैदा और बटर गरम है अगर, तो आपका जो मिल्क है वो ठंडा होना चाहिए, दोनों चीज़ें गरम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्हाइट सॉस को हम लोगों ने ना हौवा बना दिया है कि दूध कितना होना चाहिए, बटर कितना होना चाहिए, कितना पकना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मैदा है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए दूध डालते हुए अगर आपके सॉस में लम्प्स आ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप जैसे ही थोड़ा-सा थिक होगा उसको आप छान करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या टेंशन है यार, आपके सर पे कोई गॉर्डन रामसी जैसे शेफ़ थोड़ी ना खड़े हैं जो आपकी क्लास ले लेंगे आपकी सॉस में लम्प्स आने के बाद, है ना? आप अपनी किचन के, अपने घर के खुद बॉस हो। इतनी छोटी-सी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ में वैसे ही इतनी टेंशन्स है, उनकी लेने की ज़रूरत है। लम्प्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूध डालने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटा-सा प्याज़ ले रही हूँ, जिसको कि मैं तेज पत्ता और लौंग के साथ कवर करके इस सॉस के अंदर डालने दूँगी, थोड़ा-सा पकने दूँगी। इससे आपकी सॉस में और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो कीजिए, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है अच्छे से दिखाना रेसिपी को, वो मैं कर रही हूँ और थोड़ा-सा नमक डाल कर के हम इसको थोड़ा-सा थिक होने देंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको थिक नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा-सा जैसे कस्टर्ड होता है ना, थोड़ा-सा थिक होने के बाद रखने पर अपने आप थिक हो जाता है, ये भी ठीक वैसे ही है। जैसे ये थिक हो, थोड़ा-सा क्रीमी हो जाए, आपको गैस बंद कर देनी है। अब एक बाउल के अंदर मैं इस सॉस को निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैं बटर डाल रही हूँ इसके अंदर। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि ऐसी कोई भी थिक चीज़ के ऊपर जो है एक मलाई की लेयर सी जम जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए मैं ये बटर डाल रही हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? जब बटर की लेयर उस सॉस के ऊपर आ जाएगी तो वो जो मलाई वाली चीज़ है ना, वो नहीं आएगी। और मान लीजिए आप नहीं भी डालते हैं और वो लेयर आ भी गई, तो मैं फिर से कहूँगी कोई टेंशन नहीं है, उसको फिर से आप छान करके इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपकी सॉस की कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ करके, ठीक है? आपको इतना ही थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। और साथ ही में ये जो मैंने पार्मेज़ान चीज़ डाला है बटर के साथ, उसको डालना मत भूलिएगा, ठीक है? तो ये सॉस गरम है और ये बटर और जो चीज़ है वो अपने आप ही इसके अंदर पिघल जाएगा, आपको इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, हीट करने से ये जल जाएगा। हमारी तीसरी सॉस आती है पेस्टो सॉस, क्योंकि वो हरे रंग की होती है और हमारा तिरंगे का भी जो तीसरा रंग है वो हरा है, जो कि हमारे भारत की फसल और उसकी पवित्रता को दर्शाता है।
यहाँ पर हम लोग बेसल लीव्स ले लेंगे। ये लीव्स जो है ऑनलाइन या मार्केट में भी आजकल बहुत आराम से मिल जाती हैं। बस आपको एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि यूज़ करने से पहले एक बारी इनको चख लें, क्योंकि कितनी बारी ये जो है कड़वी निकलती है, कभी-कभी क्वालिटी जो है ऊपर-नीचे हो जाती है। हो सकता है कि वो रीज़न हो उनका कड़वा होने का, ठीक है? तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। इनको सुखाने के बाद इसके अंदर हम थोड़े से अखरोट डाल रहे हैं। वैसे तो इसके अंदर पाइन नट्स डलते हैं जो कि मेरे पास नहीं थे, तो उसकी जगह आप अखरोट भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा लहसुन और पार्मेज़ान चीज़ तो इसके अंदर ज़रूर जाएगा, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी जाएगा, क्योंकि इसको पीसने के लिए हम लोग पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पीस रहा है, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके अंदर थोड़ा-सा डालते जाइए, ठीक है? इसके अंदर हम लोग नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि पार्मेज़ान चीज़ में पहले से ही नमक होता है। अगर नमक डालना भी होगा तो वो जब हम पास्ता असेंबल करेंगे तब डालेंगे, ठीक है? वैसे तो हमें ये पेस्तो हमेशा फ्रेश यूज़ करनी चाहिए, पर अगर मान लीजिए आपके पास ये पेस्तो बच भी गई है, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से कवर करके उसको अच्छे से क्लिंग रैप करके आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी तीनों सॉस बन कर के तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं अपने तिरंगे के हिसाब से 3 कलर की सब्जियाँ ले रही हूँ, तो उनको कच्चा या ब्लांच करने की जगह पर मैं थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल कर के इन सब्जियों को थोड़ा-सा ग्रिल कर लूँगी, क्योंकि ग्रिल करने से जो थोड़ा-सा बर्न फ्लेवर आएगा ना सब्जियों का, वो पास्ता के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी और देखने में भी, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक ये कितना सारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया है ना? बड़ी महँगी रेसिपी है आपकी, लेकिन प्लीज़ एक बारी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो थोड़ा-सा आपका पैसा खर्च हो रहा है ना ये इन चीज़ों में, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे खाने के बाद। सब्जियाँ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें पास्ता कैसे उबालना है, क्योंकि पास्ता उबालना वैसे तो बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये भी एक कला है। अगर तो आपका पास्ता ज़्यादा गल गया या कच्चा रह गया ना, तो आपकी सॉस चाहे जितनी भी टेस्टी बनी हो, आपके पास्ता में वो बात नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। पास्ता के लिए हम लोग एक खुला बर्तन लेंगे, जिसके अंदर हम नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने डाला है। एक्स्ट्रा वर्जिन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पानी एकदम खौलने लगेगा तब आपको पास्ता डालना है, और पास्ता हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कोई आप लोकल पास्ता बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पास्ता काटने के बाद आपको ये जो लाइन दिख रही है ना पास्ता के अंदर, इस स्टेज पर आपको गैस बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा पास्ता पकाया तो आपका जो पास्ता है एकदम हलवे जैसा हो जाएगा। तुरंत ही हम लोग पास्ता छान लेंगे, इसके अंदर थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे ताकि पास्ता बिल्कुल भी ना चिपके, और ये जो पानी है ये बिल्कुल नहीं फेंकना है, बहुत कीमती पानी है, क्योंकि पास्ता की वजह से इसके अंदर स्टार्च आ गया है, जिसकी वजह से हमारी अभी जो सॉसेज़ में ये थोड़ा-सा थिकनेस का काम भी करेगा, और जो पास्ता का जो फ्लेवर है वो भी इस पानी के अंदर है। तो अब हम नॉर्मल पानी की जगह पर हर जगह पे इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए ठंडा होने के बाद भी हमारा पास्ता एकदम खिला-खिला है, क्योंकि हमारा पास्ता ओवर कुक नहीं हुआ है, ठीक है? इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब हम लोग पास्ता असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है रेड सॉस पास्ता। पैन में हम लोग थोड़ा-सा बटर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो इस रेसिपी की जान है, उसमें थोड़ा-सा चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। गार्लिक ब्राउन होने के बाद हम उसके अंदर जितना आपको पास्ता चाहिए आप उतना डालिए, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा-सा उसको सौते करेंगे, और हमारा वही पास्ता वाला जो बचा हुआ पानी था वो थोड़ा-सा डालेंगे। नॉर्मल पानी आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी के अंदर, ठीक है? इसको थोड़ा-सा फिर से सौते करेंगे, और अपनी हम रेड सॉस आपको जितनी चाहिए, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा-सा पतला करना चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और ये हमारा रेड सॉस पास्ता तैयार है। लास्ट में गैस ऑफ करके हम इसके अंदर पामेज़ा चीज़, चेरी टोमेटोज़, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वो रेड चिली जो हमने अलग करके रखी थी उससे गार्निश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बारी आती है व्हाइट सॉस पास्ता को असेंबल करने की। ये भी ठीक हम रेड सॉस जैसे ही असेंबल करना शुरू करेंगे, और ये सोचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो पेस्तो सॉस है वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना, गलती मत करना यहाँ छोड़ने की।
पेस्तो सॉस बनाते हुए हम उसके अंदर गार्लिक नहीं डालेंगे, क्योंकि गार्लिक हम जब पेस्तो बना रहे थे तब भी डाला था। अगर अभी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर आएगा, ठीक है। पेस्तो सॉस डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा व्हाइट सॉस ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इस पास्ता में थोड़ा-सा क्रीमीनेस आएगी और बेसिल लीव्स का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ओवरपावर नहीं करेगा इस रेसिपी को। और यहाँ पर गैस ऑफ करने के बाद हम लोग इसके अंदर लेमन ज़ेस्ट डालेंगे, क्योंकि लेमन ज़ेस्ट आपके पास्ता के फ्लेवर को और ज़्यादा उठाएगा, इन्हेंस करेगा। यहाँ पर आपको पामेज़ा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पामेज़ा चीज़ पिघल करके ऑयल में बदल गया है, तो ज़्यादा ऑयल हो जाएगा इसके अंदर। चाहे तो ऊपर से आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारा पास्ता वो भी तिरंगे के रंग में बन कर के तैयार है, क्योंकि बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे प्लीज़ प्लीज़ लिख कर के ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।